नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रीट की भर्ती परीक्षा का यह अंतिम समय चल रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हम अधिकतम अंक ला सकें। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक भी साथी विद्यार्थी ऐसी गलती न करें कि उसे पछताना पड़े। वो गलती कौन सी है? कहीं ऐसा न हो कि इस रीट में जितने अंक हमको चाहिए और इस प्री एग्ज़ाम में कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उतने अंक न ला पाएँ और मुख्य परीक्षा यानी कि थर्ड ग्रेड से वंचित हो जाएं। इसी विषय को ध्यान में रख कर के आज के विषय में ये सोच करके ये वीडियो बनाया कि किस तरीके से इस आखिरी समय में हम क्विक रिवीजन कर सकें और उसको किस तरीके से करें कि अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। साथियों, कुछ खास बातें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जिससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, अधिकतम अंक ला सकते हैं और आने वाली थर्ड ग्रेड की परीक्षा में भी हम जो है अच्छा कर सकते हैं। साथियों, हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन संवाद, जिस पर आप ज्वाइन कर लें। बहुत सारे अच्छे प्रश्न और सामग्री आपको यहां पर मिलती है। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यह टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। साथियों, रीट 2025 में सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी क्या है, मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा मुख्य उद्देश्य इस रीट की परीक्षा के माध्यम से थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना है। आप हर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि साथ ही ये जिसे थर्ड ग्रेड यानी कि हम तृतीय श्रेणी शिक्षक की बात करते हैं, वहाँ तक पहुँचना हमारा उद्देश्य है। ऐसी स्थिति में लेवल 1 और लेवल 2 के जो साथी हैं वे अपने अपने विषय के अनुसार अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कोई साथी गणित विज्ञान का हो, एक आध साथी ऐसा भी हो सकता है जो ये सोचता है कि सर मैं ये तय भी नहीं कर पाया हूँ कि मुझे किसी भाषा में तैयारी करनी है या एसएसटी में तैयारी करनी है। तो कुल मिलाकर के गणित और विज्ञान का विषय हो सकता है। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान का विषय हो सकता है आपके। कुछ साथियों के भाषा में हिंदी विषय होगा, कुछ विद्यार्थियों के अंग्रेजी विषय भी होगा और काफ़ी सारे विद्यार्थियों के संस्कृत और इससे इतर भी भाषाओं के अनुसार भी L2 के विद्यार्थी होंगे। सबसे ज़रूरी है हमें एक बार इस बैरिकेड को पार करना। कौन सा अवरोधक है आपके सामने? कैटेगरी वाइज बात करें तो 90% अंक लाना यानी कि 60% अंक लाना जनरल के विद्यार्थियों के लिए, ओपन सीट के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। पर साथियों, मैं तो ये मानता हूँ कि यदि मुझे 50% अंक लाने हैं यानी कि मैं 75 से भी मुझे रीट मिलती है, 150 में से 75 अंकों से अगर मुझे रीट मिलती है, इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा मेरा उद्देश्य मात्र रीट पास करना नहीं है। रीट के माध्यम से थर्ड ग्रेड के उस चुनिंदा पोस्ट पर जाने की हमारी योजना है। साथियों, तो कुल मिलाकर हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम थर्ड ग्रेड की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें अधिकतम अंक अपने विषय में कैसे ला सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम 10 दिन में क्या तैयारी करें, कैसे आगे बढ़ें, हमारा क्विक रिवीजन कैसे हो सकता है, ऐसी कौन सी तकनीक हो सकती है सर जिसके माध्यम से कम समय में मैं अधिक अंक लाऊं और आने वाली मुख्य परीक्षा में भी अपने अंकों को बढ़ा सकूं। ऐसा ही विचार करके कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु है टारगेट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। मान लीजिए एक विद्यार्थी एसएसटी का है तो मैं ये मानता हूँ कि वह सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उसमें सबसे अधिक अंक लाएगा। यदि कोई साथी भाषा की बात करता है और वह हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है तो 30 अंकों में से वह अधिकतम अंक 30 भी प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और किसी साथी को लगता है कि मैं अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छा कर सकता हूं तो 30 में से 30 अंक यहां पर भी लाए जा सकते हैं। जहां विषय की बात बनती है, जहां एसएसटी का विद्यार्थी हो सकता है या साइंस मैथ्स का विद्यार्थी हो सकता है, तो साथियों उस साइंस या मैथ्स की बात करते हैं तो ऐसे में विद्यार्थी 60 में से कितने अधिकतम अंक ला सकता है, इस पर उसका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। इस बात को हम यूं कह सकते हैं कि मुझे वहाँ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जहाँ मैं अधिक अंक ला सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अपना जो मुख्य विषय है रीट में L2 के विद्यार्थियों के लिए 2 पोजीशन बन रही है, साइंस मैथ्स और सामाजिक विज्ञान की बन रही है, तो उसे 30-60 अंकों में से अधिकतम अंक लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये 150 नंबर की जो परीक्षा है, 150 प्रश्नों की जो परीक्षा है, जिसे अगर हम यूँ बांट लें
कि 30 नंबर का मनोविज्ञान है, 60 नंबर का विषय है, 30 नंबर की पहली भाषा है और 30 नंबर की दूसरी भाषा है। तो साथियों, हमें एक ग्राफ बनाना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, कि मैं यहाँ पर करीबन 20 अंक ला सकता हूँ, या मैं 40 अंक ला सकता हूँ, या मैं 25 अंक से प्लस अंक ला सकता हूँ, और यहाँ भी मैं 20 से प्लस अंक ला सकता हूँ। अगर आप इनको जोड़ करके देखेंगे ना साथियों, तो ये 100 क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। ये जो एक रणनीति होती है, इससे हम कोशिश करते हैं कि किस टॉपिक में हम अच्छा कर सकते हैं। साथियों, किसी को लगता है कि सर मेरा सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, तो मैं ये कहूँगा कि आगे जो बिंदु आपको समझाने वाला हूँ उसमें आपको शिक्षण विधियों में कितनी हेल्प मिल सकती है, आपको व्याकरण में कितनी हेल्प मिल सकती है, उन कॉमन टॉपिक को ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, जिससे हम अपने अंकों को बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले यह तय करें कि इस 4 प्रकार के जो विषय पूछे जा रहे हैं उसमें मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, मैं अधिकतम अंक किस में ला सकता हूं, उस पर अपना फोकस होना चाहिए। यह पहली जानकारी बंदी। दूसरी बात यह कि हमारे माइंड में हमें एक मैप बनाना चाहिए कि मैं अगर किसी चीज़ को पढ़ता हूं तो किस तरीके से तैयार करता हूं। ये एक सामान्य जानकारी के संबंध में हमने बनाया कि राजस्थान की जो प्रमुख सिंचाई योजनाएं हैं, यदि मैं उस पर काम करता हूं तो उसको कैसे ध्यान में रख करके अपनी बात कर सकता हूं। जैसे ये एक ग्राफ बना दिया गया, तो इससे कम समय में अधिक चीज़ों को तैयार किया जा सकता है। इस बात को यूँ कह सकते हैं कि यदि आपने पुस्तकें पढ़ी है और उनमें से आपने नोट्स बनाए हैं, कोई शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, तो उस पर अब आपका फोकस होना चाहिए, ताकि आप कम समय में अधिक जो है विषय को पढ़ सकें, अपनी तैयारी कर सकें, यानी पाठ्यक्रम को पूरा कम समय में कर सकें। इस बात को अगर हिंदी भाषा की बात करें तो साथियों, यदि हम यह कहें कि किसी साथी ने संधि का ज्ञान अच्छे से लिया है, तो साथियों वह उपसर्ग भी बेहतर तरीके से कर पाएगा, वह शब्द शुद्धि भी अच्छे तरीके से सीख पाएगा। ये पूरा एक माइंड में ये स्थिति बनती है कि यदि मैंने उपसर्ग अच्छे से पढ़ लिया है तो संधि भी ठीक हो जाएगी, मेरे शब्दों की शुद्धि अशुद्धि भी ठीक हो जाएगी, साथ में अगर मैंने प्रत्यय को भी पढ़ लिया है तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिससे कम समय में अधिक तैयार किया जा सकता है। कम समय में अधिक अंक लाने का यह सबसे सटीक तरीका होता है कि हम आपस में जुड़े हुए विषयों को अच्छे तरीके से सीखें। अब देखिए, यदि कोई साथी दोनों भाषाओं की बात करते हैं और हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं, तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर संधि की बात करेंगे, आपस में काफ़ी सारी स्थितियाँ समान रहेगी। उपसर्ग की बात करेंगे तो मूल उपसर्ग इसमें समान रहेंगे और कुछ स्थिति प्रत्यय में समान रहेगी, और साथियों समास में भी बहुत स्थिति समान देखने को मिलेगी। ये एक ऐसी रणनीति होती है कि अगर मैं हिंदी में संधि में अंक ला रहा हूँ तो मेरे संस्कृत में भी आने चाहिए, ये हमको ध्यान होना चाहिए। और साथियों, अगर हम लोग एसएसटी की बात करते हैं या गणित विज्ञान की बात करते हैं, तो इस कम समय में हमें हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पेपर वहीं से ही पुटअप होते हैं, प्रश्न वहीं से ही अधिकतम आते हैं। तो हमें इधर उधर की पुस्तकों की बजाय कुछ पुस्तक चयनित कर लेनी चाहिए कि अंतिम समय में मैं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसलिए इन पुस्तकों का अध्ययन करूँगा। ये मेरा एक टारगेट वहाँ पर होना चाहिए, ये एक मानसिकता हमारी तैयार होनी चाहिए। अब एक खास बात और है साथियों, जिस टॉपिक को मैंने अच्छा कर दिया है उसका मुझे एमसीक्यूज यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपने राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम अच्छे से पढ़ लिया है, तो इस पर आधारित कौन कौन से पीवाईक्यू है और कौन कौन से नए एमसीक्यूज बन सकते हैं, उस पर मेरा ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए साथियों, ये एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारी राजस्थान की जो परीक्षाएं हैं, जो पूर्व परीक्षाएं हुई है, उन परीक्षाओं से भी खूब सारे प्रश्न जो है रिपीट हो जाते हैं, पुनः आ जाते हैं। तो हमारा ध्यान उन प्रश्नों पर अधिक होना चाहिए। पुराना प्रश्न पत्र निकाल करके अगर हम प्रश्न के हिसाब से आगे बढ़ें तो एक एक प्रश्न को देख करके हम उस प्रश्न की मानसिकता के हिसाब से भी अपना एमसीक्यूज तैयार कर सकते हैं। और ये मैं जरूर कहूँगा कि हमें जो आरबीएससी की पुस्तकें दी हुई है उस पाठ्यक्रम को अगर देखते हैं, पाठ्यक्रम के अंत में अभ्यास कार्य दे रखा होता है। मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा, जब ये परीक्षा हो जाएगी, जब ये परीक्षा पूर्ण हो जाएगी, तो आज का वीडियो देखने वाले उन सभी साथियों को आने वाले समय में फिर से याद दिलाऊंगा कि आज मैंने ये कहा था कि कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी और कहाँ से प्रश्न आते हैं। तब आप कहेंगे सर, यदि जो साथी आज इस बात को ध्यान देगा अधिकतम अंक लाएगा,
आगे भी उसको लाभ मिलेगा, और जो रह जाएगा उसे मैं फिर से आगाह करते हुए बात बताऊंगा कि तुमने कहाँ से गलती की, क्या चूक कर ली, तो उसको ठीक करना है। तो कुल मिलाकर के हमारा ध्यान जिन टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ लिया है उसके एमसीक्यूज की तैयारी करनी चाहिए, नए टॉपिक से अब बचना चाहिए, क्योंकि इस कम समय में आप नया कोई शिक्षण बिंदु पढ़ें उससे अच्छा है कि जो पहले पढ़ लिया उसको बेहतर कर लें, ताकि वहां पर हम अंक अच्छे से बढ़ा सकें। साथियों, आगे की जानकारी यह है कि हम शिक्षण विधियों को कैसे पढ़ें। ये दो स्थितियां रहेगी। 60 नंबर का विषय हमारा रहेगा भाषा को लेकर के, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इन दोनों में हर बात एक तरीके से कॉमन है, बस भाषा ही अलग है। भाषा अलग है, अलग तरीके से प्रश्न आपको भाषा में पढ़ना है, लेकिन उनमें कहीं पर कोई कमी नहीं। 3 इकाइयां हैं और तीनों इकाइयां कॉमन है, आप उसको मैच करके देखिएगा। क्या 3 इकाइयां हैं? पहली इकाई में हमारे पास में भाषा के कौशल दिए हुए हैं मुख्य रूप से। दूसरी इकाई में भाषा की शिक्षण विधियां दी गई है, और साथियों तीसरी इकाई में अगर आप देखेंगे तो आपको बड़े स्तर पर मूल्यांकन से संबंधित पाठ्यक्रम मिलेगा। इनको देखिएगा। पूर्व प्रश्नों को देखेंगे तो तीनों इसी तरीके से मिलेंगे। अब यदि कोई साथी हिंदी और संस्कृत का विद्यार्थी है तो मैं कहूंगा उसे सबसे अधिक लाभ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि हिंदी के साथ में आपकी सेकंड लैंग्वेज जो भी है, चाहे मान लीजिए अंग्रेजी है, तो हो सकता है आपकी तैयारी कितनी है मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन संस्कृत और भाषा ऐसी दो भाषाएं हैं जो आपस में बहुत कुछ मिलती है, एक दूसरे की आदि जननी के रूप में जुड़ी हुई है, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि खूब सारी ऐसे टीचिंग मेथड या कहना चाहिए कौशल या मूल्यांकन या पाठ्यक्रम या पुस्तक इससे संबंधित अगर बात करें तो आपको यहां सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो सर हमें करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि जब मैं फर्स्ट लैंग्वेज की तैयारी करूं तो मेरे दिमाग में सेकंड लैंग्वेज भी रहनी चाहिए, कि उसकी लैंग्वेज बदलेगी पर क्वेश्चन का मीनिंग नहीं बदलेगा। मैं उस अर्थ को समझ करके मैं ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकता हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा मानना है कि इस 60 में से आप 50+ अंक लाने की क्षमता रख सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है, अधिकतम ऐसे विद्यार्थी कर चुके हैं, और ऐसा करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़कर उसको सफलता मिलती है। तो कुल मिलाकर के इस बात को ध्यान में रखना है कि जब मैं शिक्षण विधियां पढ़ूं तो मुझे यानी भाषा का शिक्षण पढ़ता हूं तो उन दोनों भाषाओं को कॉमन रूप से तैयार करना है, ताकि मुझे ज्यादा लाभ मिल सके। अगली जानकारी है साथियों, 2000 के लमसम हम PYQs हल कर सकते हैं। पुराने प्रश्न पत्र हमें जो है मार्केट में देखने को मिलते हैं। उन पुराने प्रश्न पत्रों को लेकर के अन्य अनेक पुस्तकों की आजकल जो है बड़ी सुलभता देखने को मिलती है। उसको देख करके हम क्या करेंगे कि कुछ डेमो पेपर्स बनाएंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे। ये मार्केट में, बाजार में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो कम से कम इस लास्ट टाइम में हम लोगों को अपनी तैयारी को इस रूप से लाना है कि मैं अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करूं। काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे ही परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिससे हमारा अभ्यास हो जाता है। देखिए, मैं उन लोगों को बड़ा सावधान करना चाहता हूं जो पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम परीक्षा में बैठ रहा है उसे तैयारी करने से पहले OMR सीट के विषय में भी सोचना चाहिए था। यानी कि मैं कैसे प्रश्न हल करूंगा, प्रश्न हल करने के बाद मैं किस तरीके से उस प्रश्न का गोला उसमें भरूंगा। ये बड़ी बड़ी समस्या देखने को मिलती है। कई बार विद्यार्थी अपना रोल नंबर ठीक से नहीं भरता है, टेंशन में आ जाता है। कई बार विद्यार्थी प्रश्न नंबर 1 का उत्तर 2 में भर लेता है और फिर उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, और फिर बाहर आकर के कहता है कि मुझसे चूक हो गई, मैं क्रम चूक गया था और ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इन बातों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या है कि अभ्यास करें, और अभ्यास करने के लिए हो सके तो आप OMR सीट पर अभ्यास करें, ताकि आपकी यह तैयारी आने वाले समय की मुख्य परीक्षा में आपको जो है अच्छा अभ्यास देगी, आपकी जो है कुशलता को बढ़ाएगी, ताकि आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। साथियों, कुछ बातें आपके सामने जो रखनी चाहिए थी वो इन 5 बातों के रूप में मैंने रखने का पूरा प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले 10 दिन में आप बेहतर तरीके से इसको ठीक कर पाएंगे। अब हमारा उद्देश्य यह है और हमारा क्या कर्तव्य बन सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जल्दी ही आपके लिए हिंदी भाषा का व्याकरण और हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, इससे संबंधित अन्य अनेक कक्षाएं लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों को उसकी तैयारी हो सके, उसके अभ्यास को ठीक तरीके से जांचा जा सके, स्वयं मूल्यांकन करने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। ऐसा मेरा प्रयास भी रहेगा। आप सबके लिए शुभकामनाएं। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।